हेलो सर। आप दोनों सामने वाले कैबिन में बैठें। हम अभी मैडम को भेजते हैं, कहते हुए मिस्टर शर्मा कैबिन से बाहर निकल गए और विशाल और माधव को वहीं बैठा दिया। कुछ 10 सेकंड बाद कैबिन का गेट खुला और एक लड़की अंदर आई। ब्लैक टॉप और ब्लू जीन्स में गजब की लग रही थी, जिसे देखते ही माधव चौंक गया और खड़ा हो गया। प्लीज़ बी सीटेड मिस्टर शाह। उसकी बात सुनते ही माधव बैठ गया और उस लड़की ने मीटिंग शुरू की। उसका ध्यान केवल मीटिंग पर था और विशाल और माधव केवल उसे ही देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़की ने मीटिंग खत्म कर दी और खुद केबिन से बाहर निकल गई। उसके जाते ही माधव और विशाल एक दूसरे को देख रहे थे, पर कुछ कहा नहीं और सीधा घर के लिए निकल गए। घर आते ही माधव ने सबको इग्नोर किया और सीधा अपने रूम में चला गया। उसे इस तरह जाते देख हाल में बैठी उसकी माँ और अपनी भाभी ने विशाल की ओर देखा। विशाल उनसे नज़रें नहीं मिला पाया और सिर्फ इतना कहा कि भाभी मिले आज हम। वहीं दूसरी ओर वही लड़की तेजी से कार चलाते हुए अपने घर गई और सीधा सोफे पर बैठ गई। उसे इस तरह बैठे देख सिया आई और पूछा, क्या हुआ दी? हमें वो दोनों मिले आज, कहते हुए रैना रो दी। उसकी बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ बोली नहीं और सीधा रैना के गले लग गई। काफ़ी टाइम तक वैसे ही रहने के बाद सिया उठी और बोली, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, उठिए आप और मुंह साफ कर लें। कुछ ही समय बाद घर की बेल बजी तो सिया ने गेट खोला और अपने सामने 3 नन्हे शैतानों को देखा। उन्हें देखते ही वो उनसे गले मिल ली और उन्हें घर में ले आई। 2 प्यारी ट्विन लड़कियां और एक प्यारा सा लड़का। अनाया और आयात आते ही अपनी माँ से लिपट गए। उन्हें देखते ही रियान जोर से भागा और उन्हें धक्का देने लगा। साइड हो जाओ दोनों, मौसी मेरी हैं। बच्चों को ऐसा करते देख सिया और रैना दोनों मुस्कुरा दी। चलो उठो तीनों, दी को चेंज करने दो और तुम भी करो, सिया ने कहा। ओके माँ, कहते हुए रेयान रूम में चला गया। सिया उसे जाते हुए देख रही थी, तभी रैना बोली, बिल्कुल बिट्टू जैसा है, अपनी मासी पर अधिकार कर लिया तुरंत। उसके बोलते ही सिया रुकी, पर फिर किचन में चली गई। शाह हाउस। शाम हो गई थी पर माधव अभी तक नीचे नहीं आया, ना ही किसी की हिम्मत हुई उसे बुलाने की। शाह हाउस मिस्टर धनराज शाह का था। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं और साथ ही में उनकी पत्नी रहती थी। बड़ा बेटा विकास डॉक्टर था और मिस्टर शाह ने उसे एक अच्छा हॉस्पिटल बनवा दिया था। विकास की पत्नी अवनी और 2 बेटे यश और अक्षत थे। बीच का बेटा माधव था जो शाह होटल देखता था, वही विशाल शाह मॉल को। राखी और रक्षा दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर मिस्टर शाह आए और विशाल की ओर देखा। आज व्यास जी के यहाँ मीटिंग में गए थे ना, क्या हुआ? जैसे उन्होंने बोला पूरी टेबल पर शांति हो गई और विशाल बोला, पापा डील हो गई है। ओके गुड। मिस्टर शाह ने मिसेस शाह की ओर देखा और कहा, लगता है आपके बेटे को घर का खाना भी नहीं पसंद है। इससे पहले कि मिसेस शाह कुछ कहती विशाल बोल पड़ा, पापा वो आज व्यास जी के यहाँ मीटिंग में भाभी मिली थी। कौन सी भाभी? मिस्टर शाह ने कहा तो सब शांत हो गए और विशाल उठकर चला गया। माधव अपने रूम में बैठे हुए रैना की तस्वीर को देख रहा था। तभी गेट पर नॉक हुआ। माधव ने गेट खोला तो सामने विशाल था। भाई खाना खा लें आप? मेरा मन नहीं है, कहते हुए माधव अपने बेड पर बैठ गया और उसके पास ही आकर विशाल भी। थोड़ी देर बाद अवनी उनके रूम में आई और खाना रखा। आप दोनों कुछ खा लें प्लीज़, अवनी बोली। भाभी ने हमें देखा ही नहीं, कहते हुए विशाल जोर से रो दिया और उसे देखकर अवनी भी रो दी। अभी तो केवल रैना ने नाराज़गी दिखाई है, अगर सिया मिल गई तो सोचते ही अवनी डर गई, पर उसने विशाल को चुप करवाया और खुद दोनों को खाना खिलाने लगी। भाभी वो हमसे खूब नाराज़ हैं, माधव ने कहा। हम मना लेंगे देखना, अवनी ने कहा। विशाल, नहीं भाभी, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, वो बदल गए हैं। अवनी, तो हम भी कहाँ पहले जैसे हैं। देखना इस बार ना दोनों को खूब प्यार करेंगे तो वो कहीं नहीं जाएंगी। यस भाभी, माधव और विशाल बोले। अवनी ने उन दोनों को समझाया पर उसे पता था कि ये इतना आसान नहीं है। अवनी अपने रूम में आई तो विकास काम कर रहा था। अवनी को देखते ही वो बोल पड़ा, अपने पापों को मिटाने की प्लानिंग कर ली तीनों ने, या अभी भी कुछ रह गया है करना उनके खिलाफ? यह सब सुनकर अवनी कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखें नम हो गईं। सिया और रैना दोनों ही मिस्टर व्यास की कंपनी में काम करती थीं। सिया अकाउंटर मैनेजर थी,
वहीं रैना मैनेजिंग डायरेक्टर थी। दोनों ही अपने काम में बहुत अच्छी थीं और सबसे अच्छे से बात करती थीं। मिस्टर व्यास का बेटा सिद्धार्थ उस कंपनी का सीईओ था, जो उन दोनों को अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता था। रैना और सिया भी उसे अपना भाई मानती थीं। रैना शांत विचारों वाली थी, वहीं सिया थोड़ी तेज़ स्वभाव वाली। अपने तीनों बच्चों को स्कूल छोड़कर सिया और रैना दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। सिया अकाउंट का काम देखने के कारण कम ही ऑफिस जाती थी। उसका ज़्यादा काम घर पर कंप्यूटर से हो जाता था। बस केवल सैटरडे को ही जाती। पर रैना को संडे के अलावा कभी ऑफ नहीं मिलता था। आज जैसे ही दोनों ऑफिस में पहुंचे, उन्हें मिस्टर शर्मा मिले। गुड मॉर्निंग मैम, शर्मा जी ने कहा। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। मैम, वो आपको व्यास सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। ओके मिस्टर शर्मा, हम जाते हैं, कहते हुए दोनों बहनें मिस्टर व्यास के केबिन में चली गईं। गुड मॉर्निंग सर, आज आप ऑफिस कैसे आए? सिद्धार्थ कहाँ है? पहले तुम दोनों बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना, कहते हुए दोनों बहनें बैठ गईं। मिस्टर व्यास ने कहा, आज सिद्धार्थ के लिए एक रिश्ता आया है, इसीलिए वह आज ऑफिस नहीं आया। आज शाम को ही लड़की वाले हमारे घर पर आने वाले हैं, इसलिए तुम दोनों उन तीनों नटखट के साथ आज शाम को डिनर मेरे घर पर ही करना। पर सर, हम कैसे? कहते हुए रैना खड़ी हुई। अरे तुम दोनों तनु से कम थोड़ी हो मेरे लिए, मेरी बेटी जैसी हो और सिद्धार्थ की बहन हो, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। और वैसे ही तुम्हारी आंटी से ज़्यादा काम नहीं होता और राशि अभी ज़्यादा वर्कलोड नहीं ले सकती है, तो इसलिए तुम दोनों आज थोड़ी जिम्मेदार बेटियों की तरह जल्दी से घर आ जाना। ठीक है? ओके सर। दोनों ने हाँ मिलाई और अपने अपने केबिन में चली गईं। शाम को रैना और सिया दोनों ही अच्छे से तैयार हुईं और तीनों बच्चों के साथ मिस्टर व्यास के घर की ओर निकल गईं। मिसेस व्यास ने ही उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। मिस्टर व्यास अपनी पत्नी, बेटी और 2 बेटों के साथ रहते थे। आज उनके छोटे बेटे सिद्धार्थ के लिए रिश्ता आया था, जो उनके दोस्त की बेटी का था। उनका बड़ा बेटा उनका ही बिजनेस देखता था और उसकी पत्नी राशि अभी 6 मंथ प्रेगनेंसी में थी। रैना और सिया दोनों जल्दी से आकर राशि को किचन में हटाती हैं और ख़ुद काम में लग जाती हैं। थोड़ी ही देर में घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है, जिसमें से लड़की वाले निकलते हैं और आकर डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं। लड़की का पूरा परिवार सिद्धार्थ के यहाँ आया था। काम करने वाली शगुन आंटी ने जल्दी से आकर सिया और रैना को पानी देने के लिए कहा। रैना और सिया पानी शगुन आंटी के साथ भेजने के बाद चाय और नाश्ता की प्लेट को हॉल में ले जाने लगीं। तभी अचानक रैना की नज़र सामने बैठे माधव पर पड़ी और उसे यह समझते बिल्कुल देरी न लगी कि यह रिश्ता रक्षा का था। उसने अपने कदमों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक न सकी। उसे देखते ही मिस्टर शाह का पूरा परिवार एक बार को चौंक गया, पर मिस्टर व्यास के परिवार के सामने सबने चुप रहना ही सही समझा। विशाल हाथ में प्लेट ली हुई सिया को एकटक देखा जा रहा था और ये बात सिद्धार्थ ने सबसे पहले नोटिस की और मन ही मन सोचने लगा, कैसा इंसान है, लड़की देखी नहीं कि वह घूरना शुरू हो गया। ये भी नहीं सोचता कि अपनी बहन के रिश्ते के लिए आया है। इसके बाद सिया और रैना सबको नाश्ता देती हैं और सबको बातें करते हुए छोड़ किचन की ओर चली जाती हैं, क्योंकि उन दोनों के आंसू और उनका साथ नहीं दे रहे थे। उनके जाते ही मिसेस शाह ने मिसेस व्यास से कहा कि अब तो आपके घर में भी खुशखबरी आने वाली है, तो आपको बहुत बधाई हो। बच्चे का काम बहुत ही ज़्यादा होता है, पूरे दिन उनके आगे पीछे रहना होता है, कहते हुए मिसेस शाह ने राशि की ओर देखा। उनके देखते ही राशि ने ही कहा, अरे नहीं, मेरे तो पहले से ही 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप मिलना चाहेंगे उनसे? तो मिसेस शाह ने उन्हें आश्चर्य से देखकर कहा, कहाँ? शिखर ने तो बताया था कि यह तुम्हारी पहली डिलीवरी है। अरे हाँ, डिलीवरी तो मेरी पहली है, पर इससे पहले हमारे घर में 3 प्यारे प्यारे मेहमान ऑलरेडी हैं। आंटी देखिए, मैं लाती हूँ। और ये कहते हुए मैं आयु, अनु और रेयान को सबके बीच ले आई। उन तीनों बच्चों को देखते ही सब बहुत सरप्राइज़ हुए, क्योंकि तीनों ही बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आयु और अनु ने बिल्कुल एक जैसी बार्बी की जैसी फ्रॉक पहनी थी, जबकि रे प्यारा सा जीन्स टी शर्ट पहने हुए था। बच्चों ने सबको हेलो कहा और मिस्टर व्यास के पास बैठ गए। इसके बाद मिसेस व्यास ने बताया कि ये दोनों बच्चियां रैना की हैं और रे सिया का बेटा है। तीनों ही 5 साल के हैं और उनके जिगर के टुकड़े हैं।
मिसेस व्यास की बातें सुनकर सब और भी ज़्यादा शौक रह गए, क्योंकि अपने प्यारे प्यारे बच्चों को किसी दूसरे के आगे इस तरह देखकर उनकी आंखें भर आईं। विशाल का मन किया कि वह भाग कर जाए और उन तीनों को अपने पास बैठा ले, जो कब से मिस्टर व्यास और सिद्धार्थ के बीच बैठकर उनसे प्यारी प्यारी शैतानियाँ कर रहे थे। अनु और रे सबसे ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, जबकि आयु शांति से बैठी थी और उन दोनों को भी चुप करवा रही थी। यह देखकर माधव को तुरंत ही रैना की याद आ गई कि वह कैसे विशाल और सिया को लड़ते हुए पल भर में चुप करवा लेती थी, पर उन सब में से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह उठकर बच्चों के पास जा सकें। मिस्टर शाह और मिस्टर व्यास आपस में कुछ बातें की और सिद्धार्थ और रक्षा को भी कुछ समय के लिए बात करने दिया। इतने समय में रैना और सिया दोनों में से कोई भी किचन से बाहर नहीं आई, बल्कि सर्वेंट के साथ ही खाना और सब कुछ डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। मिस्टर व्यास और मिस्टर शाह दोनों ही इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि वह दोनों बाहर क्यों नहीं आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ आयु को, तनु यानी सिद्धार्थ की बहन रेहान को और राशि अनु को प्यार से बैठकर खाना खिला रही थी। उन्हें इस तरह करते देख माधव, विशाल और अवनी तीनों ही बहुत जलन फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उन तीनों के साथ टाइम स्पेंड करना था, पर बच्चे उन तीनों की ओर देख भी नहीं रहे थे, क्योंकि वह सब लोग उनके लिए अजनबी थे और रैना और सिया ने उन्हें अजनबियों से बात करने को मना किया था। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने घर की ओर चले गए। माधव और विशाल की नज़रें अभी भी रैना और सिया को ढूंढ रही थीं, पर दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। वहीं मिसेस शाह और रक्षा एक बारी को उनसे बातें करना चाहती थीं, पर समय ही नहीं मिला। सब लोग घर पहुंच गए और अपने अपने कमरों में चले गए। पूरे रास्ते में किसी ने किसी भी तरह की बात नहीं की। इसके बाद जैसे अपनी चेंज कर अपने कमरे में आई थी, विकास की ओर देखा और कहा, काश वह सब नहीं होता तो आज अनु और आयु हमारे साथ होते और मैं उन्हें इतना प्यार करती। मेरी दोनों बेटियां आज इतनी प्यारी लग रही थीं। विकास। ये सब देखते हुए विकास जोर से चिल्लाया, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए? और कितने तरह के नाटक कर देती हो तुम। मेरी बेटियां? कौन सी बेटियां? उन बेटियों की माँ के साथ तुमने क्या किया था, ये शायद तुम भूल नहीं सकते हो, और अगर भूल भी जाओ तो मैं तुम्हें नहीं भूलने दूंगा। ये कहते हुए विकास रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही अपनी जोर से रो दी और बेड पर लेट गई। अपनी के सोते उसे 6 साल पहले की वह सभी बातें याद आने लगीं। यार अभी नहीं भाभी, पापा को बोलिए ना, मुझे नहीं करनी है ये शादी। हम लोग यहाँ शादी देखने आए थे, ना कि शादी करने। ये क्या मतलब हुआ? पापा हर जगह सिर्फ अपनी मनमानी क्यों करेंगे? ये क्या शर्त है कि मैं ये शादी करूँ, वरना पापा मेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे। अभी मैं केवल 21 साल का हूँ। गवर्नमेंट ने 21 साल के बच्चों को शादी करने की परमिशन दे दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पापा हर समय अपनी मनमानी चलाएंगे। मुझे नहीं करनी है ये शादी। ये कहते हुए माधव बेड पर जोर से बैठ गया। उसके बैठते ही अवनी तुरंत उठी और कहा, देखो पापा जी के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ, अगर पापा जी ने कुछ बोला है तो सोच समझ कर ही बोला होगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी हमें ये कहकर लाए थे कि उनकी फ्रेंड की बेटी की शादी है, और यहाँ आकर अचानक तुम्हारी शादी की बात हो गई, जबकि एक दिन में ये तो अच्छी बात नहीं है। पर फिर भी मैं उनसे बात करूँगी। ये कहते हुए अपनी रूम से बाहर चली गई। उनके जाते ही उसकी सासू माँ ने उसे रास्ते में रोका और कहा, मुझे तो इनकी बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं। आज अचानक मेरे बेटे को इस तरह सबके सामने मंडप में लाकर खड़ा कर दिया। ये किस तरह की जिद हुई कि शादी करो, वह भी आज के आज। अरे आज सुबह ही तो हम आए हैं शहर में। छोटा सा शहर है और ना जाने लड़की कैसी है, कुछ जानते भी नहीं, माँ बाप भी नहीं है, और ऐसे अचानक से शादी। चाचा चाची हैं केवल, क्या पता लड़की में कोई बुराई हो। समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। तुम और विकास बात करो ना उनसे। ओके मम्मी जी, देखते हैं, कहते हुए अवनी वहाँ से गई और जाकर विशाल से बात की। विशाल ने कहा, भाभी पापा किसी की नहीं मानेंगे। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पापा ने कहा है कि अगर माधव ने मना किया तो वह मेरी शादी रैना के साथ करवा देंगे। और ये कहते हुए विशाल रूम से चला गया। जब अवनी को किसी तरह की उम्मीद नहीं दिखी तो वह चुप हो गई, और कुछ ही समय बाद माधव और रैना की शादी हो गई और रैना उन सबके साथ अहमदाबाद आ गई। रैना गुजरात के एक छोटे से गांव की लड़की थी,
माँ पिता नहीं थे और मिस्टर शाह के दोस्त की बेटी थी। रैना के पापा की डेथ हो जाने के बाद चाचा चाची ने उसकी सारी संपत्ति को बेच दिया था और रैना को भी किसी शराबी और गंदे आदमी के साथ रखने का पूरा सोच लिया था। इसके बाद मिस्टर शाह को जब ये पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रैना को अपने घर लाने की सोची, और उसके चाचा ने कहा कि वे रैना को ऐसे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि उनका रैना के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो तुरंत ही मिस्टर शाह ने कहा कि वह सुबह बारात लेकर आ रहे हैं अपने बेटे माधव की, और रैना को अपनी बहू बनाकर घर ले जाएंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह उनके जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मिस्टर शाह रैना को अपनी बहू बनाकर घर तो ले आए थे, पर उन्हें पता था कि माधव और घर के सभी बाकी सदस्य इस बात के लिए कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने रैना और माधव को कुछ समय देने का सोचा, और अभी वैसे भी रैना केवल 19 साल की थी, इसलिए उसे घर गृहस्थी में उलझाना उन्हें सही नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि रैना को माधव और विशाल के कॉलेज में ही एडमिशन दिला दिया जाए और पढ़ने दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ माधव पूरी तरह से तैयार था कि वह रैना को परेशान कर सके, जिससे रैना घर छोड़कर अपने आप ही चली जाए। घर आने के बाद मिसेस शाह ने मिस्टर शाह से बात की और पूछा कि इतनी जल्दीबाजी में शादी करने का क्या मतलब है। तो मिस्टर शाह ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि अगर भविष्य में कभी माधव और रैना एक साथ नहीं रहना चाहेंगे तो वह खुद उसका डिवोर्स करवा देंगे और रैना की दूसरी शादी भी। पर अभी रैना को सुरक्षित रखने का केवल एक ही जरिया था उनके पास। ये सब सुनकर मिसेस शाह भी रैना को अपनाने के लिए तैयार हो गईं, पर मिस्टर शाह ने उनसे कहा कि ये बात बच्चों को ना पता चले, क्योंकि अगर उन्होंने रैना को कुछ भी सच बताया तो वह यहाँ नहीं रहेगी। मुझे पता है मेरे दोस्त की बेटी मेरे दोस्त की तरह ही खुददार है, तो ये बात हमें घर में सबसे छुपानी होगी, अवनी से भी, क्योंकि वह अपने दोनों देवरों से सबसे ज़्यादा प्यार करती है और उन्हें कुछ बताए बिना नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ रैना नए घर और नए माहौल में अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि यहाँ उसकी हम उम्र कोई नहीं था, केवल रक्षा थी जो उससे 4 साल छोटी थी। वहीं राखी उससे 6 साल छोटी थी और अपने भाइयों के कारण वह दोनों भी उससे बात नहीं कर रही थीं। सभी को घर आए हुए 5 से 6 दिन हो गए थे और इन दोनों में विशाल और माधव ने घर पर अवनी के अलावा किसी से भी बात नहीं की थी। वहीं रैना केवल रूम में ही रहती थी। धीरे धीरे मिसेस शाह उससे बातें करने लगीं। ये विशाल और माधव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे अपनी माँ और पापा से बहुत नाराज़ थे। तभी अचानक एक दिन खाने की टेबल पर जब सब लोग एक साथ बैठे थे तो मिस्टर शाह ने कहा कि कल से रैना विशाल और माधव के कॉलेज में जाएगी। उसका 12वां पूरा हो चुका है और अब वह कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाने वाली थी। वहीं विशाल और माधव कॉलेज के आखिरी साल में थे। जब रैना के कॉलेज जाने की बात माधव ने सुनी तो वह बुरी तरह से गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे लगा कि कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि एक तो इतनी कम उम्र में उसकी शादी हो गई और वह भी इतनी सिंपल सी लड़की के साथ। उसे तो ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद थीं। रैना को देखकर उसके दोस्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब सोचकर ही माधव डर गया। पापा, आप इसे बेशक कॉलेज भेज दें, पर यह वहाँ मेरी पत्नी बनकर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप इसे अपनी कोई दूर की रिश्तेदार बता दीजिएगा, माधव बोला। हाँ ठीक है, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इतनी समझदार बच्ची का तुम दोनों बेवकूफ़ के साथ कोई रिश्ता है उन कॉलेज वालों को पता चले, मिस्टर शाह ने कहा। इसके बाद में मिस्टर शाह खाने की टेबल से उठे और अपने रूम में चले गए। उनके जाने के बाद माधव ने रैना की तरफ गुस्से में देखा और बोला कि कॉलेज में मेरे या विशाल के आसपास में भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा क्या होगा यह तुम सोच भी नहीं सकती हो, समझ गई ना। रैना ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं विकास नाइट ड्यूटी के कारण अपने हॉस्पिटल की ओर चला गया। थोड़ी देर में अवनी के रूम का गेट किसी ने खटखटाया तो उसने गेट खोला और सामने विशाल और माधव को देखा। उसके कुछ बोलने से पहले ही वह दोनों उस पर टूट पड़े। अरे यार भाभी, अब तो आप कुछ कीजिए। वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, समझ में आता है, पर यहाँ यहाँ यह लड़की मेरे कॉलेज तक पहुँच गई है। अब इससे ज़्यादा हम इसे सहन नहीं कर सकते हैं। आप प्लीज़ कुछ कीजिए ताकि हम उसे इस घर से जल्दी बाहर निकाल सकें। माधव और विशाल एक साथ चीखे।
अवनी ने कहा, ठीक है, हम अपनी प्लानिंग कल से ही शुरू करेंगे। मिशन रैना भगाओ, ठीक है। अपने दोनों देवरों से बोलने के बाद और अवनी चुपचाप यश को लेकर तो सो गई और सोचने लगी कि विशाल और माधव की हेल्प कैसे की जाए। और वहीं रैना कॉलेज जाने की बात सोच कर ही खुश हो रही थी। उसे विशाल या माधव से कोई मतलब नहीं था। उसे बस पढ़ लिख कर कुछ बनना था, बाकी उसने कुछ सोचा नहीं था। दूसरे दिन रैना जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई। उसने पिंक कलर की प्यारी सी कुर्ती पहन रखी थी और साथ में दुपट्टा भी लिया था। मिसेस शाह ने उसे मंगलसूत्र सिंदूर लगाने के लिए भी मना कर दिया था और उसने उनकी वह बात भी मान ली थी। इसके बाद रैना विकास के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद अवनी ने विशाल और माधव को कुछ कहा, जिसे सुनकर वह दोनों बहुत ही खुशी खुशी कॉलेज चले गए। रैना के कॉलेज पहुंचने के बाद वह प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ गई ताकि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जमा करवा सके। वहीं माधव और विशाल अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए लग गए। कॉलेज काफ़ी बड़ा था और रैना ऐसे कॉलेज में पहली बार आई थी, इसलिए उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी अचानक पीछे से विशाल ने उसे थपथपाया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। रैना, वो प्रिंसिपल सर का ऑफिस ढूंढ रही हूँ। विशाल, अरे तुम गलत रास्ते पर आ गई हो। प्रिंसिपल सर का ऑफिस इधर नहीं, बैक साइड में है। वो क्या है ना, सर शांति ज़्यादा पसंद करते हैं ना, इसलिए। थैंक यू, रैना ने कहा। उसकी थैंक यू को सुनकर पीछे खड़े माधव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। रैना कॉलेज की बैक साइड में चली गई तो वहाँ उसे स्टोर रूम के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। इससे पहले कि रैना मुड़ती, उसे किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया और स्टोर रूम का गेट बंद कर दिया। काफ़ी देर तक रैना गेट बजाती रही, पर किसी ने गेट नहीं खोला और रैना वहीं बेहोश हो गई। दूसरी तरफ विशाल और माधव को आज़ादी मिल गई थी कि वे कॉलेज में आराम से घूम सकें। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि स्टोर रूम में रैना के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। वह दोनों अपना कॉलेज पूरा कर घर आ गए थे। वहीं रैना अभी तक घर नहीं आई थी। विकास ने कॉलेज में पता किया तो बताया कि आज कॉलेज में ही रैना की अटेंडेंस ही नहीं लगी है, केवल एडमिशन ही हुआ है और पूरे कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। इसके बाद मिस्टर शाह और विकास बहुत डर गए। उन्हें लगा कि रैना के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। वह दोनों सीधा कॉलेज की तरफ चले गए। वहीं अपनी भागते हुए विशाल और माधव के रूम में गई और बोली, तुम दोनों ने उसे बंद के बाद वापस स्टोर रूम खोला नहीं था क्या? नहीं भाभी, उसकी क्या ज़रूरत थी? माधव बोला। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमें उसे परेशान करना है, ना कि उसे मारना है। वह लड़की है, स्टोर रूम में अगर मर गई तो सीधा नाम तुम्हारा आएगा, अवनी ने कहा। इसके बाद वो सीधा हॉल में चली गई। मिस्टर शाह और विकास कॉलेज पहुँचे और प्रिंसिपल सर को बुलाया, जो कि विकास के फ्रेंड के ही पापा थे। उन्होंने सीसीटीवी को चेक करवाया, जिसमें साफ पता चल रहा था कि रैना स्टोर रूम की तरफ जा रही है। बाकी के 2 फ्लोर के कैमरे पूरी तरह से खराब थे, जिससे विशाल और माधव बच गए थे। विकास स्टोर रूम की तरफ गया तो उसने रैना को बेहोश पाया। वह उसे जल्दी से उठाकर अपनी गाड़ी में ले आया और सीधा हॉस्पिटल की ओर गाड़ी घुमा दी। विकास के हॉस्पिटल में रैना को 2 दिन के लिए रखा गया। इसके बाद रैना घर आ गई, पर मिस्टर शाह को यह सब पता लग गया कि यह कारनामा किसने किया है। उन्होंने मिसेस शाह से इस बारे में बात भी की, पर उन्होंने दोनों बच्चों के खिलाफ कुछ भी करने को मना कर दिया। और इसके बाद तो विशाल और माधव को खुली छूट मिल गई थी कि वे रैना को परेशान कर सकें, और इसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने 4 महीने तक रैना को हर तरह से परेशान किया, कभी उसके असाइनमेंट को गायब करके, तो कभी मंथली टेस्ट के दौरान उसकी कॉपी के बीच में चीटिंग स्लिप रख कर। घर पर भी अपनी उसके बनाए खाने में कुछ ना कुछ मिला देती या उसके कपड़ों को बिगाड़ देती, जिससे वह विशाल और माधव की मदद कर सके। रैना को इन सब का पता होते हुए भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि वह इन सब हरकतों से इतनी परेशान नहीं होगी जितना कि इस घर को छोड़कर जाने के बाद हो। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रैना ने मिस्टर शाह को कहा। हाँ बोलो बेटा, वैसे भी तुम कुछ बोलती ही कहाँ हो। मिस्टर शाह को लगा कि रैना विशाल और माधव की शिकायत अब तो पक्का ही करेगी। पापा, वो मेरी एक दोस्त है जो मेरे साथ संभव अनाथालय में रहती थी और अभी उसके भी एग्ज़ाम है
और उसके एग्ज़ाम यहीं इसी यूनिवर्सिटी में लगेंगे, तो क्या वह कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रह सकती है? रैना ने कहा। मिस्टर शाह की सोच पर एक बार फिर से विराम लग गया, क्योंकि रैना ने पूरी बात ही बदल दी थी। उन्होंने सोचा कि अगर वह रैना के दोस्त को यहाँ रहने देंगे तो उसका मन लगा रहेगा और वह खुश भी होगी। यह सोचकर उन्होंने रैना को हाँ कर दी और रैना इस बात से बहुत खुश हुई। रैना की यह खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी और यह बात माधव ने खाने की टेबल पर सबसे पहले नोटिस की। सबके जाने के बाद माधव ने अवनी से पूछा कि इसे क्या हुआ है, आज बहुत चहक रही है। तो अवनी ने विशाल और माधव को बताया कि इसकी कोई दोस्त आ रही है और कुछ महीनों तक हमारे साथ रहने वाली है। ये सुनकर विशाल और माधव दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें अब रैना को परेशान करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। खैर वो दिन आ ही गया जब सिया रैना के साथ उसके घर में रहने आ गई। रैना सिया के आने के बाद बहुत खुश थी। दोनों ही अपने एग्ज़ाम को लेकर बातें करते रहते थे और पढ़ते रहते थे। इस बीच में विशाल और माधव को कोई मौका नहीं मिला कि वह रैना को परेशान कर सकें, और अवनी ने भी उन्हें मना किया था, क्योंकि सिया अपने तेज स्वभाव के कारण उन्हें मुश्किल में डाल सकती थी। रैना और सिया के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे और सिया के वापस जाने का समय भी आ गया था, पर मिस्टर शाह ने सोचा कि अगर सिया के रहते दोनों इस बच्चे को परेशान नहीं करते हैं तो क्यों ना सिया को हमेशा के लिए यहीं रख लिया जाए। उन्होंने संभव अनाथालय के ट्रस्टी से बात की और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए, जिसके तहत जब तक सिया अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती है वह मिस्टर शाह की देख रेख में रहेगी। यह बात सुनकर रैना की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई, तो वहीं विशाल और माधव के तो तोते ही उड़ चुके थे। भाभी अब हम क्या करेंगे? विशाल ने अपनी से कहा। हाँ, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अब तो हम रैना को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एशिया बहुत ही तेज़ है। इसके लिए हमें अपनी प्लानिंग में कुछ चेंज करने होंगे, अवनी बोली। यार कैसे भी चेंज करो, पर इस मुसीबत को इस घर से जल्दी बाहर निकालो, माधव ने कहा। वह मैं सोचती हूँ, फ़िलहाल तो तुम अपने फेयरवेल की तैयारी करो। नहीं भाभी, यह हमारा ऑफिशियल फेयरवेल नहीं है, क्योंकि हम अपने फाइनल ईयर के बाद पीजी की पढ़ाई भी इसी कॉलेज में करने वाले हैं, इसलिए हमें बस उस पार्टी को छोटे तरीके से ही अटेंड करना होगा, विशाल ने कहा। अवनी के जाने के बाद माधव ने अपने वार्डरोब को खंगालना शुरू किया और उसमें से सबसे अच्छा ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट किया और रेडी हो गया। तब तक विशाल भी तैयार हो चुका था। चले भाई, विशाल ने कहा। नहीं तू जा, मैं इस पार्टी में नहीं आने वाला हूँ, माधव बोला। तो आप इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? वो मेरी आज यासी के साथ डेट है। क्या बात कर रहे हो भाई? यासी हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की और उसके साथ आपकी डेट? वाओ, कांग्रेचुलेसन, एंजॉय योर डेट, कहते हुए विशाल चला गया और माधव यासी के साथ डेट पर निकल गया। दूसरे दिन अवनी ने विशाल और माधव को अपना प्लान समझाया। तो हमारा नया प्लान ये है कि विशाल को सिया के साथ दोस्ती करनी होगी। झूठ ही सही, मगर सिया कहीं और बिजी हो जाती है तो हम रैना को आसानी से परेशान कर सकते हैं। नहीं भाभी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। उस मिडिल क्लास लड़की से दोस्ती, मैं अपने स्टैंडर्ड को इतना नीचे तो नहीं गिरा सकता हूँ। तो फिर ठीक है, मत करो उससे दोस्ती और भुगते रहना रैना को इस घर में। मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा, और वैसे भी मैं उन लड़कियों को क्यों परेशान करूं? वह तो मेरी मदद ही करती हैं। जब विशाल और माधव को अपनी का झुकाव बदलते हुए देखा तो उन्होंने अपनी के इस प्लान में उनका साथ देने की हाँ भर दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया और विशाल और सिया की दोस्ती हो गई। इस बीच विशाल ने रैना से भी गहरी दोस्ती कर ली थी। वह तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। बाहर से देखने पर सबको यही लगता था कि विशाल ने रैना को अपना लिया है और धीरे धीरे माधव भी उसे अपना लेगा, और उनकी प्लानिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। विशाल और सिया अक्सर बाहर घूमने जाते, एक दूसरे के साथ कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते और मूवीज़ भी देखते। इस बीच अवनी और माधव एक भी मौका नहीं छोड़ते कि जब रैना अकेली हो तो वह उसको परेशान कर सकें। एक बार तो माधव ने रैना को घर ले जाने के बहाने बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था और खुद उसके सामने यासी को लेकर घूमने चला गया। ऐसे कई मौके थे जब रैना ने यासी को माधव के साथ देखा और उसे यह समझते देर नहीं लगी
कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, पर फिर भी उसने माधव से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे खुद इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे इन सब बातों को 2 साल बीत गए और रैना सिया फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे चुके थे। उनका फेयरवेल आने वाला था और वह दोनों ही अपने फेयरवेल को लेकर बहुत उत्साहित थीं। फेयरवेल की पार्टी में सबने साड़ियाँ पहने थीं और लड़कों ने फॉर्मल ड्रेसेस। आज रैना और सिया भी बहुत सुंदर लग रही थीं। विशाल खुद सिया को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था, पर उसे यह लगता था कि यह उसके प्लान का हिस्सा है। उसे खुद अपनी फीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं सिया तो आज पार्टी के बाद विशाल को प्रपोज करने वाली थी। पार्टी में जब सिया ने यासी को माधव के साथ देखा तो उसने अपनी ही किसी दोस्त को माधव की पूरी सच्चाई बता दी, जो उनके ठीक पीछे खड़ी यासी ने अच्छे से सुन ली थी। और इस बात को लेकर यासी माधव से बहुत नाराज़ हुई। माधव, तुमने तो मुझे कहा था कि ये तुम्हारे पापा की दोस्त की लड़की है, पर यह तो तुम्हारी वाइफ है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? यासी माधव पर चिल्लाते हुए बोली। यासी, तुम समझने की कोशिश करो। ये लड़की मेरी कुछ नहीं लगती है। वह शादी एक ज़बरदस्ती की शादी थी और मैं उसे नहीं मानता हूँ। माधव के बहुत समझाने के बाद भी यासी नहीं मानी और गुस्सा होकर चली गई। उसके जाने के कारण माधव खुद इतना गुस्सा हुआ कि उसने आज बहुत सी शराब पी ली। वहीं दूसरी ओर सिया और रैना घर की ओर चली गईं। सिया ने घर जाते ही विशाल को मैसेज किया कि वह छत पर आ जाए और विशाल चला भी गया। आई लव यू विशाल कहते हुए सिया विशाल के गले लग गई और सिया को इतना करीब देखकर विशाल भी खुद को रोक ना सका और उस दिन उन दोनों के बीच वह सब कुछ हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर माधव ने गुस्से में रैना के रूम के गेट को जोरदार धक्का दिया और अंदर चला गया। तो तुम आज बहुत खुश होगी ना? पहले मेरे पापा को अपने अंडर में किया, फिर मम्मा को, और अब यासी को भी मुझसे दूर कर दिया। शराब के नशे में माधव रैना से खूब लड़े जा रहा था, पर रैना को बस इतना चाहिए था कि वह कैसे भी करके माधव को उसके रूम तक ले जाए। पर माधव बिल्कुल भी तैयार ना हुआ। वह रैना से बहुत समय तक बहस करता रहा। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। जब रैना से वह काबू में नहीं आया तो उसने गुस्से में आकर पूरी शराब की बोतल पी ली। दोनों के दोनों ही खूब नशे में थे और एक दूसरे के कब हुए उन्हें पता ही नहीं चला। ये रात इन चारों की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। सबसे सुहानी रात बीत चुकी थी और एक नई सुबह अपने नए आगाज के साथ इन चारों की जिंदगी में आ चुकी थी। जहाँ सिया सुबह जल्दी उठकर छत से अपने रूम में आती है तो देखती है कि रूम अंदर से लॉक है। इस वजह से वह रैना को परेशान नहीं करना चाहती है और बाहर गार्डन में चली जाती है। विशाल अभी भी छत पर ही रहता है और यही सोचता है कि कहीं कल उसने कुछ गलत तो नहीं किया। वहीं दूसरी ओर माधव रैना से पहले ही उठ जाता है और अपने पास रैना को देखकर हैरान रह जाता है। पर दूसरे ही पल वह केवल रैना को ही देखना चाहता है। उसे फिर से छूना चाहता था, एक बार को फिर उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था। इस एक रात ने उसके जज्बात को बदल दिया था। उसने धीरे से रैना के गाल पर एक किस कर दी और मुस्कुरा दिया। काफ़ी देर तक वो रैना को यूं ही देखता रहा। रैना को देखकर माधव यही सोचता है कि शायद अब उसे रैना को अपना लेना चाहिए, क्योंकि जो भी उन दोनों के बीच कल रात हुआ उसके बाद उसके मन में रैना के लिए काफ़ी सारे बदलाव आ चुके थे। पर वह पहले अवनी से इस बारे में बात करना चाहता है। यह सोचकर माधव रैना के रूम से चला जाता है। कुछ समय बाद ही रैना जागती है तो उसे रात के बारे में सब याद आता है और उसे लगता है कि अब शायद माधव उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इन सब में रैना को अपनी गलती लगती है। इसके बाद रैना माधव से कुछ दूरी पर ही रहने लगी थी। वह अपने रूम से कम ही बाहर आती और माधव के सामने ना के बराबर ही जाती। वहीं दूसरी ओर विशाल अब सिया से कम ही बात करता था। सिया को लगता था कि शायद विशाल इन सब बातों से घबरा रहा होगा, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते के लिए शायद उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। इन सब बातों को लगभग 1 महीना हो जाता है, पर ना तो रैना ने माधव से और ना ही विशाल सिया से किसी भी तरह की बात कर रहे थे। इसी बीच एक दिन सिया को अपनी तबीयत में थोड़ी सी खराबी लगी तो उसने अपने कुछ टेस्ट करवाए और अपने टेस्ट को देखकर सिया लगभग बेहोश होते ही बची, क्योंकि उसके प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट थी जो पॉजिटिव आई थी। इन सब के बाद वह विशाल से बात करना चाहती थी। यो यो कैफ़े। आज माधव ने यासी को बात करने के लिए बुलाया था ताकि वो सब कुछ क्लियर करके रैना के साथ आगे बढ़ सके।
यासी, आज मेरी याद कैसे आई? मिस्टर माधव, माधव, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यासी, हाँ बोलो ना। माधव, मेरी और रैना की शादी को 3 साल हो गए हैं, पर यकीन करो इन 3 साल में हमारा रिश्ता अजनबियों से कम नहीं था। मैं कभी उसे अपनी वाइफ नहीं मानना चाहता था और इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता था, और इसलिए तुमसे कुछ बात नहीं की और रिश्ता भी बनाया, पर अब शायद लगता है कि मैं गलत था। मैं रैना को अपनाना चाहता हूँ। यह सब माधव एक सांस में बोल गया, बिना कुछ सोचे। यासी, वैसे ज़्यादा जल्दी नहीं महसूस हुआ तुम्हें यह सब? 2 साल तक मेरी फीलिंग के साथ खेल करके अब तुम्हें सब गलत लग रहा है? खैर, अब कुछ कहना नहीं है। बस एक ही दुआ है कि इन 2 साल में जितना तुमने मुझे और रैना को दुख दिया है, हे भगवान, तुम्हें उसके इंटरेस्ट सहित लौटाए। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर माधव। यह सब कहकर यासी कैफ़े से निकल गई। जिसे वहां आए विशाल ने देख लिया। वो जल्दी से कैफ़े के अंदर गया और माधव को रोते हुए देखा। वह जल्दी से उसके पास गया और कहा, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? और वह यासी इतने गुस्से में यहाँ से क्यों गई? क्या हुआ आप दोनों के बीच, बताइए मुझे। बी ब्रोकअप, कहते हुए माधव रोने लगा। उसकी बात को सुनकर विशाल को लगा कि यह सब रैना के कारण हुआ है, और वह बिना माधव की पूरी बात सुने वो कैफ़े से बाहर निकलकर जल्दी से घर चला गया। घर जाते ही विशाल रैना और सिया के कमरे की ओर गया और जाते ही रैना को ज़ोरदार चाँटा लगा दिया। ये सब इतना तेज़ी से हुआ कि रैना और सिया को कुछ समझ ही नहीं आया। ये क्या कर रहे हो तुम विशाल? कहते हुए सिया ज़ोर से चीखी। वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज इसकी वजह से मेरे भाई इतने परेशान हैं, विशाल ने कहा। पर रैना ने किया क्या है? सिया ने पूछा। ये तो तुम इसी से पूछो। इसके कारण आज यासी और भाई का ब्रेकअप हो गया है और भाई इतना टूट गए हैं, रो रहे हैं, और तुम पूछ रही हो क्या हुआ? और इसमें इसकी क्या गलती है? रैना तो कभी माधव से बात भी नहीं करती है। विशाल, सारी गलती तुम दोनों की है। तुम दोनों के कारण ही हम सबकी लाइफ खराब हो चुकी है। तुम दोनों यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? सिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम विशाल? तुम तो मुझे से प्यार करते हो। विशाल, प्यार? कोई प्यार व्यार नहीं करता। वह सब तो एक नाटक था जो मैंने अपनी भाभी और माधव भाई के कहने पर किया था। पर तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की से प्यार कभी भी नहीं, और इस जन्म में तो कभी भी नहीं। रहना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना विशाल? तुम सिया से किस तरह की बात कर रहे हो? गलती मेरी है तो सज़ा मुझे दो, सिया को नहीं। विशाल, प्लीज़ आप दोनों अपना ये नाटक बंद करें और इस घर से जल्द चले जाएं। सिया, आई एम प्रेग्नेंट विशाल। विशाल, वाओ, इस घर में रुकने का एक नया प्लान बना ही लिया सिया तुमने। सिया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह रही मेरी रिपोर्ट, और अगर तुम इस बात को नहीं मानते हो तो मैं अभी अंकल आंटी के पास चली जाती हूँ और उनसे सारा सच बता देती हूँ। विशाल, ठीक है जाओ, मैं ही देखता हूँ कौन से अंकल आंटी तुम्हें अपनाते हैं, क्योंकि शादी से पहले ये सब करना तो वैसे भी हमारे समाज में ठीक नहीं माना जाता है। और मैं मना कर दूंगा कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं, शायद अतुल का होगा, क्योंकि तुम कॉलेज में मुझसे ज़्यादा तो तुम उसके साथ घूमती हो ना। यह सब कहते हुए विशाल ज़ोर से हंसा और उन दोनों के रूम से निकला। निकलते निकलते एक बार फिर मुड़ा और कहा, 1 घंटे, 1 घंटे के अंदर तुम दोनों की शक्ल इस घर में नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? कभी कभी गुस्से में हम अपनी सारी हदों को भूल जाते हैं, और यही शायद आज विशाल ने किया था। वो ये भूल चुका था कि रहना उसकी भाई की पत्नी है और सिया उसका प्यार। वो बस अपने आप को सही साबित करना चाहता था और उसने वही किया। रहना, सिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिया, हाँ बोलो ना दी। रहना, सिया, हमें ये घर छोड़कर अभी चलना चाहिए। सिया, पर अभी हम कहाँ जाएंगे? रात के 8 बजे हैं। रहना, मैंने तुमसे जितना कहा बस उतना करो। अपनी ज़रूरत का सामान पैक करो और चलो यहाँ से। इसके आगे एक शब्द और नहीं, क्योंकि इन 2 सालों में तुमने विशाल के साथ जितनी भी मनमानी की है कि मैंने तुम्हें नहीं रोका। पर अब अगर तुम्हें अपनी और इंसल्ट नहीं करवानी है तो चुपचाप मेरे साथ इस घर को छोड़कर चलो। सिया, ठीक है दी। रैना और सिया ने अपनी ज़रूरत का सामान पैक किया और घर से निकल गई। मिस्टर शाह और मिसेस शाह दोनों ही रक्षा के एडमिशन के लिए उसके हॉस्टल में गए थे, और अवनी और विकास अपने किसी दोस्त की पार्टी में
और माधव अभी रेस्टोरेंट से वापस ही नहीं आया था। इस कारण घर पर किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात को 3 बजे के करीब माधव घर पर आया और सोचा कि वह सुबह अपने मम्मी पापा से बात करेगा और रैना और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। वहीं दूसरी ओर रैना और सिया उस घर को छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। सुबह जब अवनी उठी तो उसने घर को कुछ खाली खाली सा महसूस किया। उसने देखा कि जल्दी उठने वाली रैना और सिया अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई हैं, तो वह उनके रूम की तरफ गई। पर रूम पूरा खाली था और सारा सामान वहाँ से हट चुका था। यह सब देखकर वो बहुत ही खुश हुई और जल्दी से विशाल और माधव के रूम की तरफ भागी। कांग्रेचुलेसन बॉयज, कहते हुए अवनी जोर से चीखी। उसकी चीख से विशाल और माधव दोनों ही उठ गए। माधव को समझ ही नहीं आ रहा था कि अवनी इतनी खुश क्यों है। तभी अवनी ने कहा कि माधव, तुम्हारा रास्ता क्लियर हो चुका है। वह दोनों घर को छोड़कर जा चुकी हैं। यह सब सुनकर माधव को बहुत ही हैरानी हुई और उसने अवनी से पूछा कि वह किसके बारे में बात कर रही हैं। अरे भाई, वह दो मुसीबत है ना, रहना और सिया, अब इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। माधव, पर कहाँ भाभी? अवनी, यह तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, उनके रूम खाली हैं। पर यह सब कैसे हुआ? माधव ने कहा। अवनी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। शायद वह दोनों समझ चुकी थी कि अब इस घर से उनको कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है, इसलिए वह दोनों चली गईं। नहीं, ऐसे नहीं गईं वह दोनों, कहते हुए विशाल ने अवनी को रोका और पूरी सच्चाई बताई। पूरी बात सुनकर माधव के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि कहाँ उसने अपनी और रैना की नई ज़िंदगी के बारे में सोचा था और कहाँ ये सब हो गया। वहीं दूसरी ओर अवनी ने विशाल को एक जोरदार चांटा लगाया और कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वह लड़की प्रेग्नेंट थी और तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि उससे दोस्ती करो, पर एक हद में। ये कैसी हरकत कर दी तुमने? विशाल, अब जाओ और उन्हें ढूंढ कर लाओ। उसके जाने से पहले माधव ने उन दोनों को अपनी सारी भावनाओं के बारे में बताया, जिसे सुनकर अवनी और विशाल पूरी तरह से हिल गए थे। विशाल को एहसास होने लगा कि उसने कल कितना गलत किया था। वह अपने सामने सिया को चाहता था। विशाल सिया को गले लगाना चाहता था और अपने पापा से उसके रिश्ते के बारे में बात करना चाहता था। उसे चाहिए था कि कैसे भी सिया बस उसके सामने आ जाए, वह उससे माफ़ी मांग लेगा। पर शायद अब उन दोनों ने ही काफ़ी देर कर दी थी। अब उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। वहीं दूसरी ओर विकास जल्दी से घर आया और अवनी को आवाज़ दी। अवनी नीचे हाल की तरफ गई और विकास से पूछा कि वह इतना शोर क्यों कर रहा है। तो विकास ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगा। वह भी प्रेग्नेंट है, कहते हुए विकास अवनी को नीचे उतार देता है और कहता है कि ये रही तुम्हारी रिपोर्ट्स, और इसके साथ एक और खुशखबरी है जो मैं सभी घर वालों के आने पर ही दूंगा। इतनी ही देर में सभी घर वाले हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। तो विकास ने बताया कि 2 दिन पहले ही रैना की तबीयत खराब होने के कारण वह हॉस्पिटल आई थी। मैंने उसकी कुछ रिपोर्ट की। यह रही उसकी रिपोर्ट। शी इज़ आल्सो प्रेग्नेंट। यह सब सुनकर माधव चौंक गया। अवनी ने माधव की ओर देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। शाम को जब मिस्टर और मिसेस साहब वापस आए तो अवनी ने हिम्मत के साथ उन्हें सारी सच्चाई बताई। माधव और विशाल किसी से नज़र नहीं मिला रहे थे। सब सच जानने के बाद भी मिस्टर शाह और मिसेस शाह ने किसी से कुछ नहीं कहा और अगले दिन सुबह ही बद्रीनाथ निकल गए। काफ़ी कम ही अपने घर आते और आते भी तो तीनों में से किसी से बात नहीं करते। 3 मंथ से ज़्यादा डिप्रेशन के कारण अवनी का बच्चा नहीं रहा। पर विकास के हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट केस में आए बच्चे को विकास ने गोद ले लिया। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। यश के आने के बाद अवनी थोड़ी ठीक हुई, पर विशाल और माधव ने अपने को केवल काम में लगा लिया था। वो बस रैना और सिया को ढूंढना चाहते थे। फ्लैशबैक एंड सब कुछ सोचते हुए अवनी लगातार रोई जा रही थी। आज सिया और रैना को देखकर उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी। आगे की कहानी के लिए प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट।